क्या आप यकीन कर सकते हैं? लिन परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते मैंने पूरे परिवार को जिंदा रखने के लिए -50 डिग्री की भीषण ठंड में बाहर जाकर सामान जुटाने का जोखिम उठाया। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मेरे अपने पिता और छोटे भाई ने सिर्फ एक इंसान का खाना बचाने के लिए मुझे बेरहमी से घर के बाहर बंद कर दिया। आखिरकार मैं ठंड से जमकर मर गया। खिड़की के अंदर वे लोग गर्म बर्तन के चारों ओर बैठे खाना खा रहे थे, जबकि बाहर बर्फीली हवा में मेरा शरीर इंच इंच करके जम रहा था। उस समय मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। भैया, पिताजी ने कहा है कि एक आदमी कम होगा तो एक हिस्से का राशन बचेगा। तुम तो वैसे भी इस परिवार पर बोझ हो। लिनजिमो ने मेरी ओर ठंडी नजर से देखते हुए कहा। लिनचेन, मुझे निर्दयी मत समझना, मैं सिर्फ हकीकत देखती हूं। तुम मुझे वह जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूं। लिनजिमो के साथ रहकर ही मैं जिंदा रह सकती हूं। तुम इतनी मेहनत से जो सामान वापस लाए हो वह हम रख लेते हैं। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर लियू रुयान ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मेरी जिंदगी की आखिरी गर्माहट भी मुझसे छिन गई। ठीक उसी पल जब मेरी चेतना पूरी तरह समाप्त होने वाली थी, मैंने दोबारा आंखें खोली। मैं पुनर्जन्म ले चुका था। समय वापस 23 अक्टूबर 2026 पर लौट आया था। दुनिया पर आने वाले वैश्विक हिमयुग में अभी भी आधा महीना बाकी था। इसी जन्म में मैंने गॉड लेवल शेल्टर सिस्टम सक्रिय कर दिया। गॉड लेवल शेल्टर सिस्टम सक्रिय हो गया है। नौसिखिया मिशन मुख्य शरण स्थल का निर्माण करें। अप्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता 50 करोड़। मिशन पुरस्कार कम कीमत वाले सामान के विशेष स्रोत, 1000 घन मीटर का स्टोरेज स्पेस और पूरे क्षेत्र की निगरानी का अधिकार। लिनजिमो, लियू रुयान और वह अत्याचारी सौतेली माँ, पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरा खून की आखिरी बूंद तक चूस लिया और आखिर में मुझे कचरे की तरह फेंक दिया। इस जन्म में मैं तुम्हें असली निराशा का मतलब समझाऊंगा। पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम, मैं सीधे लिन परिवार के रेस्टोरेंट पहुंचा। लिन चेन, अगर तुम्हारे पास लिनजिमो के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो यहां आकर माहौल खराब मत करो। इस समय पूरा परिवार लिनजिमो का जन्मदिन मना रहा था। लियू रुयन उसके बगल में बैठी थी और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम तो एक बैग तक नहीं खरीद सकते। मैंने अपने भीतर का सारा गुस्सा दबा लिया और अगले ही पल मैंने वही पुराना आज्ञाकारी और चापलूस चेहरा पहन लिया जैसा पिछले जन्म में था। रुया, मेरी बात सुनो। मेरे हाथ एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा है जिसमें फायदा तय है। अगर यह सफल हो गया तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। उस समय मैं तुम्हारे लिए लिमिटेड एडिशन बैग और खास तौर पर बनवाए गए गहने खरीदूंगा। फिर मैंने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, यह सुदूर उत्तर ऊर्जा पार्क की आंतरिक निवेश योजना है। मैंने बहुत सारे संपर्कों का इस्तेमाल करके इसे हासिल किया है। सिर्फ 3 महीने में 5 गुना मुनाफा हो सकता है। बस शुरुआती निवेश के लिए 700 मिलियन की जरूरत है। मेरे पिता का चेहरा तुरंत बदल गया। 700 मिलियन? हमारी कंपनी के खाते में अभी सिर्फ 200 मिलियन का नकद है। इतने पैसे कहां से आएंगे? असल में यह पूरी योजना झूठ थी। मैंने जानबूझकर यह नकली प्रोजेक्ट इन लालची दरिंदों को फंसाने के लिए बनाया था। मैंने अपने पिता को सलाह दी कि शहर वाली हवेली और कंपनी के शेयर गिरवी रख दिए जाए। जैसे ही उन्होंने सुना कि संपत्ति 5 गुना हो सकती है, उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। ठीक है, मैं कल ही वित्त विभाग को गिरवी रखने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहता हूं। लेकिन लिनचेन, अगर यह प्रोजेक्ट बिगड़ गया तो हमेशा के लिए इस घर से निकल जाना। मैंने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद रुयान। हालांकि मेरा सिर झुका हुआ था, लेकिन मेरे होंठों पर मुस्कान अपने आप फैल गई। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पारिवारिक संपत्ति निवेश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने ही नरक का टिकट खरीद रहे हो। एक दिन बाद पूरे 70 करोड़ रुपए मेरे खाते में आ गए। उसी क्षण सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो गया। कम कीमत वाले सामान के विशेष स्रोत, विशाल स्टोरेज स्पेस और पूरे क्षेत्र की निगरानी का अधिकार, सब कुछ अनलॉक हो गया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अब समय आ गया था कि उन खून चूसने वालों को मेरा पहला बड़ा तोहफा मिले। पूरे परिवार के लिए 7 दिन की द्वीप यात्रा। हमारी परियोजना टीम ने निवेश के लिए धन्यवाद स्वरूप हमें 1 हफ्ते की द्वीप छुट्टी के कूपन दिए हैं। पूरा परिवार साथ चलकर आराम करेगा। इतना सुनते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। लेकिन तभी लिनजिमो बोला, भैया, आपने अभी अभी प्रोजेक्ट संभाला है। आप अभी इससे पूरी तरह परिचित नहीं होंगे। मुझे लगता है कि आप घर पर ही रहकर इसकी देखभाल कीजिए। मैं, पिताजी, माँ और रुयान घूमने चले जाते हैं। मेरे पिता ने तुरंत फैसला सुना दिया। तुम्हें घर देखने के लिए कहा है तो वही करो। घर के मामलों में फैसला करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। हम छुट्टी पर जा रहे हैं। तुम घर संभालना और ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट में कोई समस्या न आए। मैं उन्हें बड़े बड़े बैग लेकर खुशी खुशी जाते हुए देखता रहा। जैसे ही वे नजर से ओझल हुए, मैं जोर से हंस पड़ा। जाओ, अपने जीवन की आखिरी धूप का आनंद ले लो। उनके जाते ही मैंने तुरंत अपने मुख्य शरण स्थल का निर्माण शुरू कर दिया।
जमीन से 50 मीटर नीचे पूरा इलाका मेरा निजी क्षेत्र था, और जहां तक जमीन पर बने बेसमेंट की बात थी, मैंने निर्माण टीम को उसे पूरी तरह बदल डालने का आदेश दिया। वहां सिर्फ परमाणु रोधी मिश्र धातु का दरवाजा ही नहीं लगाया गया, बल्कि अनगिनत छिपे हुए निगरानी उपकरण भी लगा दिए गए। यह बेसमेंट एक दिन तुम्हारी सबसे चाही हुई सामग्री का गोदाम बनेगा, और तुम्हारे लिए तैयार की गई आखिरी कब्र भी। जब पूरा परिवार छुट्टियां मना रहा था, मैं पागलों की तरह सामान जमा कर रहा था। दर्जनों कोल्ड चेन ट्रक एक के बाद एक रिहायशी इलाके में दाखिल हुए। डिब्बाबंद खाना, पेट्रोल, ठंड से बचाने वाले कपड़े, सब कुछ पहाड़ की तरह जमा होने लगा। मैंने जानबूझकर मजदूरों से उन बक्सों को खुली जगह पर रखवाया जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सैन्य आपूर्ति। इसे देखते ही पड़ोसियों की आंखें लालच से भर गईं। चारों तरफ अफवाहें फैलने लगीं। हे भगवान, लिन चेन ने इतना सारा सामान जमा कर लिया है। सिर्फ ट्रक ही 10 से ज्यादा आ चुके हैं। लगता है पूरा सुपरमार्केट ही घर ले आया है। सुना है उसने प्रोजेक्ट के लिए अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी है। कहीं प्रोजेक्ट फेल तो नहीं हो गया, इसलिए अब सामान जमा कर रहा है। इतनी तैयारी देखकर लगता है कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। मुझे सिर्फ लाइन परिवार को ही लालच में नहीं फंसाना था, बल्कि अंधेरे में छिपे उन भेड़ियों को भी बाहर निकालना था। जैसा मैंने सोचा था, ब्लैक टाइगर गिरोह की नजर भी मुझ पर पड़ चुकी थी। भाई ने सही कहा था, लिन परिवार के इस लड़के में सचमुच कुछ गड़बड़ है। इतना सारा असली सामान जमा कर लिया है। मैं निगरानी कैमरे से उन्हें चुपचाप देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। यह नाटक अब और भी दिलचस्प होने वाला था। एक हफ्ते बाद लिन परिवार छुट्टियां मनाकर वापस लौटा। उनके हाथों में महंगे ब्रांडों के बड़े बड़े बैग थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, पूरा कमरा सामान से भरा देखकर वे स्तब्ध रह गए। लिन चेन, बाहर आओ। यह सब क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट का क्या हुआ? पैसे कहाँ गए? यह निकम्मा लड़का प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के बजाय यह कबाड़ खरीदता फिर रहा है। इसके पास इतना पैसा आया कहां से? जरूर प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया है, इसीलिए हमारा सामना करने से डर रहा है। वे अभी मुझे ढूंढ ही रहे थे कि अचानक लिविंग रूम के टीवी पर लाल रंग की एक आपातकालीन चेतावनी दिखाई दी। वैश्विक अत्यधिक ठंड की चेतावनी। 72 घंटों के भीतर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे गिर जाएगा। पूरा परिवार सन्न रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पागलों की तरह सामान जमा कर रहा था। क्या उसे पहले से ही सब पता था? उस कमीने ने बेसमेंट पर भी ताला लगा दिया है। पता नहीं उसमें क्या छिपा रखा है। उसी समय मैं जमीन से 50 मीटर नीचे बने नियंत्रण कक्ष में आराम से बैठा था। मेरे हाथ में गर्म कॉफी का कप था और सामने लगी स्क्रीन पर मैं उन लोगों को चींटियों की तरह इधर उधर भागते देख रहा था। वे मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरा फोन बहुत पहले ही बंद हो चुका था। पहले वे मेरी कोई परवाह नहीं करते थे, अब वे मेरा चेहरा भी नहीं देख सकते थे। खिड़की के बाहर तापमान लगातार गिर रहा था। मौत की उलटी गिनती आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। लिन परिवार के लोग बिना सिर वाली मक्खियों की तरह पूरे विला में सामान ढूंढते फिर रहे थे। लियो रुयान उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुपके से मेरे बेडरूम में घुस गई और अलमारियां खंगालने लगी। आखिरकार उसे वही चीज मिल गई जिसे मैंने जानबूझकर उसके लिए छोड़ा था। एक नकली बेसमेंट का नक्शा और भारी भरकम खरीदारी की सूची। उस सूची में परमाणु रोधी मिश्र धातु का दरवाजा और 20 करोड़ की सामग्री का विवरण देखकर उसकी सांसें थम गईं। जीमो, मुझे लिंचेन का राज मिल गया। उसने तहखाने में हजारों डिब्बाबंद खाने और ठंड से बचाने वाले कपड़े छिपा रखे हैं। वहां का दरवाजा परमाणु बम तक झेल सकता है। अंदर तापमान नियंत्रित करने की व्यवस्था भी है। उस कमीने ने सब कुछ इतनी गहराई से छिपा रखा है। मैं निगरानी कैमरे से इन लालची लोगों को देख रहा था। हंसते हंसते मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे। मेरे पिता ने खरीदारी की रसीदें उठाईं और ठंडी आवाज में कहा, बहुत अच्छा लिंचेन, हमसे छिपाकर इतनी अच्छी चीजें जमा करने की हिम्मत कैसे हुई? चाहे तुम कहीं भी छिपे हो, यह तहखाना और इसके अंदर की सारी सामग्री आखिरकार लिन जिमो की ही होगी। एक बार दरवाजा खुल जाए, फिर हमें इस ठंड से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। 1 महीना बीत गया। तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे पहुंच चुका था। पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ एक मृत संसार बन चुका था। लेन परिवार बैठक में दुबका हुआ था। वे सिर्फ उसी थोड़े से सामान के सहारे जिंदा थे जिसे मैंने जानबूझकर उनके लिए छोड़ दिया था। उधर सोसाइटी के ग्रुप में लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। कई परिवारों के पास अब खाने का एक दाना भी नहीं बचा था, लेकिन सबने अपनी आंखों से देखा था कि लिन चेन ने कितना सामान जमा किया था। कमबख्त लिन चेन! इतनी अच्छी चीजें उसने तहखाने में छिपा रखी हैं, लेकिन आज तक वह दरवाजा खुला ही नहीं। इसी दौरान मैं अपने गर्म भूमिगत बंकर में पहुंचा और विला के स्वतंत्र जनरेटर का स्विच दबा दिया। अगले ही पल अंधेरे में डूबे पूरे विला से गर्म रोशनी बाहर फैलने लगी। यहां तक कि भीतर की गर्माहट भी बाहर महसूस होने लगी। मेरी सौतेली मां घबराकर बोली, फिर भी इसी कमरे में गर्मी है,
वह कमीना लिन चेन जरूर तहखाने में आराम से रह रहा होगा। लिन जिमो ने चिंतित होकर कहा, माँ, मुझे डर है कि अगर सोसाइटी के लोगों ने हमारे घर में हीटर चलता देख लिया तो वे हंगामा करने आ जाएंगे। लिउ रुयन, तुम सचमुच इंसानी स्वभाव को अच्छी तरह समझती हो। जब हर कोई ठंड से मरने की कगार पर हो तो जिसके घर में रोशनी और गर्मी होगी वही सबका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। मैं पहले ही निगरानी कैमरों में देख चुका था। आम दिनों में सभ्य दिखने वाले अमीर पड़ोसी अब फावड़े और लकड़ी के डंडे लेकर लाल आंखों के साथ विला की ओर बढ़ रहे थे। तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे पहुंच चुका था। शहर की बिजली और पानी पूरी तरह बंद हो चुके थे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ऐसे अंधेरे में लिन परिवार के विला से निकलती हल्की सी रोशनी भी लोगों की आंखों में सोने से ज्यादा चुभ रही थी। सोसाइटी के मालिकों के ग्रुप में पहले ही हंगामा मच चुका था। जो लोग सामान्य दिनों में बड़े सभ्य बनते थे अब पूरी तरह दरिंदे बन चुके थे। किस अधिकार से लिन परिवार के पास हीटर और खाना है और हम सब यहां ठंड से मरने वाले हैं? लिन जांगगुओ, हमें थोड़ा सामान दे दो। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे घर में हजारों डिब्बा बंद खाने का भंडार है, तो थोड़ा सा बाहर निकाल दो, वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। लिन परिवार के लोग अंदर बैठे आपस में कह रहे थे, अच्छा हुआ कि लिन चेन इतना सामान खरीद लाया था, वरना हम तो अब तक जमकर मर चुके होते। वे पड़ोसी इसी लायक हैं। किसने कहा था कि उन्हें पहले से तैयारी करनी चाहिए थी? उसी समय जब लोगों ने देखा कि लिन परिवार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा तो कुछ पड़ोसियों ने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भीड़ विला की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ ब्लैक फॉक्स गिरोह के लोग भी छिपकर सब देख रहे थे। समय आ गया है, पड़ोसी हंगामा करेंगे। लिन परिवार खुद को बचाने में व्यस्त रहेगा। जब दोनों पक्ष एक दूसरे को कमजोर कर देंगे तब हम आकर सारा माल ले जाएंगे। उन्हें लड़ने दो। जनरेटर का तेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। जैसे ही वे घबराएंगे हम तहखाने पर हाथ साफ कर देंगे। सोसाइटी ग्रुप में लगातार आते संदेश देखकर लिन परिवार के सभी लोग डर से पीले पड़ गए। मेरी सौतेली मां कांपते हाथों से फोन पकड़े हुए थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विला का मुख्य दरवाजा और कितनी देर टिक पाएगा। उसी समय पड़ोसी विला के बाहर पहुंच चुके थे। लिन जांगो, तुम्हारे घर में हीटर है, हजारों बक्से सामान हैं। मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का है, वह ठंड से मरने वाला है। अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। इससे बहस मत करो, सब लोग एक साथ आगे बढ़ो, मुख्य दरवाजा तोड़ दो और सारा सामान बांट लो। लियो रुयन ने खरीदारी की सूची देख ली थी। अब सच छिपाया नहीं जा सकता था। दरवाजा मत तोड़ो, हमारे पास भी ज्यादा सामान नहीं है। हीटर का तेल भी खत्म होने वाला है। अचानक घर के अंदर फिर झगड़ा शुरू हो गया। सब तुम्हारी गलती है। तुमने खरीदारी की सूची के बारे में बाहर क्यों बताया? अब पूरा इलाका हमारे पीछे पड़ गया है। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया था। जरूर तुमने ही गलती से किसी और को बता दिया होगा। गलती मेरी नहीं। अगर तुम इतने लालची ना होते और उन सामानों पर नजर ना रखते तो आज यह मुसीबत ही पैदा नहीं होती। घर के अंदर वे एक दूसरे पर चीख रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर मुख्य दरवाजा अब टूटने ही वाला था। मैंने आराम से अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और स्क्रीन पर बढ़ती हुई प्रगति को देखता रहा। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया और स्क्रीन पर बढ़ती हुई प्रगति को देखता रहा। असली तमाशा अब शुरू होने वाला था। लिउ रुयान, तुम सोचती हो कि सारा सामान अकेले अपने कब्जे में कर लोगी, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम पूरे परिवार को पहले ही बर्बादी की खाई में धकेल चुकी हो। इस समय लिन परिवार के लोग केवल इतना ही कर सकते थे कि बाहर खड़े पड़ोसियों को पागलों की तरह दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए देखते रहे। अगले ही पल बाहर की बर्फीली ठंडी हवा एक झटके में पूरे घर के अंदर भर गई, लेकिन अब उसका कोई उपाय नहीं था।